नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको मिस्टर रेमराज सुंदर जी ने लिखा है उसका आज हम 12वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन और एंजाइम के बारे में। विटामिन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है, इनका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के बारे में हमने थोड़ा और डिटेल में इससे पहले वाली वीडियोस में बता दिया है, अगर आप लोगों ने वो देखा ना हो तो जाके जरूर देख लें। उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं इन्हीं से बाद में प्रोटीन बनता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो कुछ फैटी एसिड हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारे 4 प्रकार के जो मेन टॉपिक हैं इनको हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट में, जल्दी जल्दी और खूब डिटेल में। शॉर्टकट में मतलब ऐसे कि जो मेन पॉइंट है वो पढ़ेंगे और जो मेन पॉइंट है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे समझो। विटामिन पढ़ेंगे, एंजाइम पढ़ेंगे, अमीनो एसिड पढ़ेंगे और फैटी एसिड पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन और एंजाइम के बारे में। तो जो विटामिन जो टर्म है, ये जो विटामिन VITAMIN, इस शब्द को किसने दिया था? इस शब्द को दिया था विटामिन फंक ने दिया था। देखो, विटामिन की खोज किसी दूसरे ने की थी। ठीक, बात समझो, विटामिन की खोज किसी दूसरे ने की थी। डिस्कवरी ऑफ विटामिन किसी दूसरे ने की थी। किसने की थी? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं फिर आगे बताऊंगा। ठीक, आगे वीडियो में बताऊंगा विटामिन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। लेकिन जो विटामिन ये टर्म है, ये टर्म जो है विटामिन, इसको किसने दिया था? फंक ने दिया था 1912 में। 1912 में विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। विटामिन आर एसेसरी फूड फैक्टर प्ले वाइटल रोल इन ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो ये विटामिन होता है ये एक एसेसरी फूड फैक्टर होता है। ठीक, एसेसरी फूड फैक्टर का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब चीज़ों के अलावा मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, इन सब चीज़ों के अलावा जो विटामिन्स होते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फूड फैक्टर होते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे न्यूट्रिशन में। और हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें विटामिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन शॉर्ट वे में आप कह सकते हैं कि विटामिन हमारे शरीर को रेजिस्टेंसी देता है। ठीक, ऐसे मोटे मोटे शब्दों में से समझा जाए तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम लेते हैं, हमें एनर्जी मिले और हमारी मसल्स डेवलप हो। और विटामिन हम इस वजह से लेते हैं जिससे हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। मिनरल हम लेते हैं जिससे हमारे शरीर में मजबूती आए। ठीक, ये मोटा मोटा समझो। कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एनर्जी के लिए, प्रोटीन लेते हैं मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, मिनरल लेते हैं शरीर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विटामिन का क्या रोल होता है? हमारे शरीर को रेजिस्टेंस देने के लिए। ठीक, हमारा शरीर रोगों से लड़ने के प्रति थोड़ा प्रतिरोधी हो जाए, जल्दी ऐसे बीमारी उसमें ना लगे, इस वजह से विटामिन लिया जाता है। अब देखो, जो विटामिन होते हैं इसमें कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल कौन सा है और फैट वाला कौन सा है। अब देखो, इसको सबसे आसान तरीका है फैट सॉल्युबल क्या। फैट सॉल्युबल को ADEK ऐसे बार बार बोलोगे, फैट सॉल्युबल ADEK, फैट सॉल्युबल ADEK, फैट सॉल्युबल ADEK, फैट सॉल्युबल ADEK, इसी बार बार बोलोगे तो कायदे से लर्न हो जाएगा। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है इनको हमें रिकमेंड किया जाता है कि हम तेल में भून के ना खाएं। ठीक, तेल में हम भून के ना खाएं। जब हम तेल में इसको तल के खाते हैं, जैसे बात समझो, मान लो हम पालक लिए, पालक में विटामिन A होता है। अब हमने क्या किया कि पालक की पकौड़ी बनाई। ठीक, पालक की अब हमने पकौड़ी बनाई तो क्या होगा कि उस पालक के अंदर जो विटामिन A था वो जिस फैट में हमने, जिस तेल में हमने उसको छाना, पकौड़ी जिसमें छानी, उसमें मिल जाएगा। तो विटामिन A हमको कम मिलेगा। समझ गए बात? तो ये विटामिन ADE जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं इनको हमें ऐसे खाना चाहिए कि उसमें फैट कम से कम मिले, या अगर हम फैट जो मिला रहे हैं वो फैट हम सब कंज्यूम कर जाएं। लेकिन पकौड़ी जब हम छानते हैं तो पूरा का पूरा तेल तो पी नहीं जाते हैं। ठीक,
पूरा तो तेल पिएंगे नहीं, क्योंकि हम पकौड़ी खा रहे हैं, तेल कौन पीता है। तो इसी वजह से हमें विटामिन ए का लॉस होता है। इसीलिए साग को कहते हैं कि साग को वैसे उबालो, ठीक, साग को वैसे बनाओ और खाओ। इसको हम तेल में ज़्यादा नहीं डालते हैं। अगर तेल में हमने इसको भूना तो तेल भी खाओ साथ में, क्योंकि इसकी जो विटामिन है ए डी ई की, ये जो सब विटामिन है ये फैट के साथ मिल जाती है, यानी कि तेल के साथ ये मिल जाती है। अब अगला कौन सा है, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल होता है बी सी। इसको देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका बताओ। डब्ल्यू बी सी होता है, एक आर बी सी होता है, एक डब्ल्यू बी सी होता है, ठीक, डब्ल्यू बी सी और आर बी सी। तो डब्ल्यू बी सी को ऐसे याद कर सकते हो, डब्ल्यू बी सी, अरे यार खून पढ़ा था, खून में एक प्लाज्मा होता है, आर बी सी होते हैं और डब्ल्यू बी सी होते हैं, रेड ब्लड कार्पुसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स और प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड में पाए जाते हैं। तो एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी, तो उसी डब्ल्यूबीसी याद कर सकते हो, व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स डब्ल्यूबीसी, यानी कि जो वाटर सॉल्युबल होता है वो डब्ल्यू फॉर वाटर और बी और सी, यानी कि अगर डब्ल्यूबीसी लिखो इसे याद कर लो कि डब्ल्यूबीसी यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी, और जब वाटर वाला याद कर लोगे तो फैट वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। या ऐसे याद कर सकते हो, फैट एडीई के फैट, एडीई के फैट, एडीई के फैट सॉल्युबल, एडीई के फैट सॉल्युबल, एडीई के, ऐसे बार बार बोलोगे तो लर्न हो जाएगा। अब समझो जो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है इसको क्या किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जो चावल का हस्क होता है, ठीक, चावल की जो पॉलिश होती है उसकी पॉलिश में विटामिन बी पाया जाता है, समझ गए। अब उसकी छिलके के ऊपर जो हस्क होता है, हस्क और चावल के दाने के ऊपर पाया जाता है विटामिन बी, लेकिन ये विटामिन बी जो होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो जब हम चावल को धुलते हैं, चावल को पकाने से पहले जब उसको हम धुलते हैं चावल को, तो पानी में मिलके उसका विटामिन बी चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनको पानी में बिना धुले खाया करो। लेकिन अगर हम पानी में धुलेंगे नहीं तो उसमें बहुत कंकड़ पत्थर रहते हैं, तमाम धूल मिट्टी रहती है चावल में, इसी वजह से बहुत चावल में से वो लॉस हो जाता है विटामिन बी। विटामिन बी हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की स्किन खुरदुरी है, किसी की एड़ियाँ फट रही हैं, ओंठ फट रहे हैं, ऐसे झुर्रियाँ पड़ रही हैं चेहरे पर, तो आपको देखने से पता चल जाएगा कि हाँ इसको विटामिन बी की कमी है। या उसको ज़्यादा चर्म रोग हो रहा है, चर्म रोग यानी कि स्किन वाली प्रॉब्लम, जैसे इचिंग है, रिंग हो गया, ये सब दांत खाज खुजली, ये सब जो होते हैं विटामिन बी की कमी से होते हैं, समझ गए। नॉर्मल व्यू में थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ लो, विटामिन बी से चमड़े से संबंधित बीमारियां होती हैं। फॉलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। जो फॉलिक एसिड होता है इसी को हम आयरन बोलते हैं, फॉलिक एसिड, और कभी कभी इसको हम आयरन भी बोलते हैं। ये आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए एसेंशियल होता है, ठीक, यानी कि अगर आपके अंदर खून की कमी है, आरबीसी की कमी है, तो आपको फॉलिक एसिड लेना चाहिए, समझ गए। इसीलिए अगर किसी को खून की कमी होती है तो अगर डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर जो दवा देता है उसमें अगर इंग्रेडिएंट देखोगे कि इसका कैसे बना है, किस किस चीज़ से बना है, तो उसमें आपको फॉलिक एसिड जरूर मिलेगा, समझ गए। अगर खून की कमी वाली दवाई डॉक्टर देता है तो उसमें फॉलिक एसिड जरूर रहता है, क्योंकि फॉलिक एसिड से ही आरबीसी बनता है। अगला देखो, द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल आर फाउंड इन बोन एंड टीथ। जो सबसे ज़्यादा मिनरल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो हमारी हड्डियों में और हमारे दांत के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा मिनरल कहाँ पाए जाते हैं, मिनरल का मतलब क्या, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, या तो हमारी हड्डियों में पाया जाता है और या तो बोन्स में पाया जाता है, सॉरी, या तो हमारे बोन्स में पाया जाता है या तो हमारे दांत में पाया जाता है, यानी टीथ में पाया जाता है। अब देखो, कैल्शियम इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल लिविंग सेल्स, हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग। जो कैल्शियम होता है ये एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है सभी लिविंग सेल के लिए, ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही कैल्शियम है जिसको विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी, कौन सा, विटामिन डी, ये जब विटामिन डी बॉडी में होगा तो विटामिन डी जब आएगा तो विटामिन डी कैल्शियम के सिंथेसिस को बढ़ाता है, कैल्शियम के सिंथेसिस को बढ़ाता है, मतलब कि जैसे तुमने जो खाना खाया उस खाने में जो तुमने खाना खाया उस खाने में कैल्शियम तो बहुत था,
लेकिन तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी नहीं था, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी उस विटामिन डी को ले नहीं पाई। ठीक, जैसे अंधे आदमी को अभी तुम पानी पिलाओ तो कहाँ जान पाएगा कि कहाँ पानी गिर रहा है, तो पानी इधर उधर गिर जाएगा, वो पी थोड़ी पाएगा सही से। तो उसी टाइप से विटामिन डी क्या करता है कि वो रोशनी का काम करता है, मतलब वो आँख का काम करेगा। और फिर विटामिन डी जो है वो कैल्शियम, जो कैल्शियम पानी मान लो, आँख को मान लो विटामिन डी और कैल्शियम को मान लो पानी, तो जब आँख खुली रहेगी तभी तो पानी पी पाओगे। उसी टाइप से ये है कि जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम के सिंथेसिस में उपयोग होता है। समझ गए? बहुत डिटेल में हम लोगों में है नहीं, हम लोग उतना डिटेल में पढ़ते नहीं क्योंकि हम एग्रीकल्चर वाले हैं। ये सब जो केमिस्ट्री वाले हैं वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ते होंगे। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय डब्ल्यू कोहेन। डब्ल्यू कोहेन, जो एंजाइम वर्ड है इसको किसने दिया था? डब्ल्यू कोहेन ने दिया था 1898 में। अब देखते हैं एंजाइम होता क्या है। एंजाइम आर दोज organic substance which are capable for catalyzing chemical reaction in living system। एंजाइम एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक, ऑर्गेनिक पदार्थ होता है जो कैटलाइजिंग करता है केमिकल को। जैसे एग्जांपल में समझो कि मान लो एक इतना बड़ा कोई केमिकल है, ठीक, ऐसे समझो, तो एंजाइम क्या करेगा, उसको 2-3 भागों में, छोटे छोटे भागों में तोड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे मान लो हमने क्या किया, सुक्रोज खा लिया या स्टार्च खाया। स्टार्च जो है केमिकली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हमारी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती स्टार्च को। तो क्या करेगा एंजाइम, इस स्टार्च को तोड़ेगा किसमें? ग्लूकोज में, ठीक, फिर ग्लूकोज से टूटेगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड टूट के फिर हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये सब कौन कराता है? ये तोड़ता कौन है? छोटे छोटे चीजों में, मतलब जो कॉम्प्लेक्स केमिकल होते हैं उनको सिंपल केमिकल में कन्वर्ट करता है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट करता है। ये कौन करवाता है? एंजाइम करवाते हैं। समझ गए? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। अब आगे बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। देखो, जैसे एक जो घर बनता है वो ईंटों से बनता है, उसी तरीके से अगर घर जो है, घर अगर प्रोटीन है तो अमीनो एसिड क्या है? ईंटें हैं। यानी कि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। दुनिया की जितनी भी प्रोटीन बनती है सब अमीनो एसिड से ही बनती है। समझ गए? उसमें अमीनो एसिड रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं कि अमीनो एसिड कितने होते हैं। देखो, होने को तो अमीनो एसिड 16 होते हैं, 17 होते हैं, ठीक, लेकिन इसमें से 10 ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं 10 को एसेंशियल अमीनो एसिड बोला गया है, ठीक। अमीनो एसिड होते हैं 16 या 17, ठीक, 16 होते हैं, कुछ लोग 17 भी कहते हैं। तो ये 17 अमीनो एसिड होते हैं, कोई लोग 16 भी कहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 16 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, 16 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से केवल जो 10 हैं यही एसेंशियल होते हैं। बाकी जो बच गए 6, वो जो 6 बच गए हैं वो क्या, किस तरीके से बनते हैं, अभी सब डिटेल में समझो। एसेंशियल अमीनो एसिड उसे कहते हैं जिनको हमारी बॉडी बना नहीं पाती, ठीक। जैसे जिनको हमारी बॉडी बना नहीं पाती उनको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में बन नहीं सकते, उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ये संख्या में होते हैं 10, ठीक। इसकी ट्रिक कौन सी है 10 एसेंशियल अमीनो एसिड को लर्न करने का? टीबी मिल पाथ। क्या? टीबी मिल पाथ। अब ये टीबी मिल पाथ का मतलब क्या होता है? टी फॉर होता है ट्रिप्टोफेन, बी फॉर होता है वैलिन, एम फॉर होता है मिथायोनिन, आई फॉर होता है आइसोल्यूसिन, एल फॉर होता है ल्यूसिन, फिर एक एल है उसका मतलब होता है लाइसिन, फिर एक होता है फिनाइल एलिन, एक फिर और होता है ए फॉर अर्जिनिन, टी फॉर थियोनिन, थायोनिन इसको बोलते हैं, कुछ लोग थियोनिन बोलते हैं, कुछ थ्रियोनिन बोलते हैं, और हिस्टिडीन, एच फॉर हिस्टिडीन। जो टीबी मिल पाथ से याद कर लेना। तो ये 10 तो हो गए एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि इनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, इनको हमें खाना ही पड़ेगा। यानी कि हम जो फूड मटेरियल लेते हैं उसमें ये अमीनो एसिड होने ही चाहिए। बाकी जो बच गए 6-7, जो 6 बच रहे हैं, 16 ही होते हैं, तो जो 6 बच गए हैं, वो जो 6 बच रहे हैं उनको
इन्हीं की मदद से, जो ये इतने 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है, इन्हीं की मदद से उसको बना लेती है हमारी बॉडी। बात ऐसे समझो कि मान लो किसी ने तुमको ब्रेड दे दिया, ठीक, क्या दे दिया, ब्रेड दे दिया, उसके बाद टमाटर दे दिया और आलू ढेर सारे जो बर्गर बनाने में लगते हैं ढेर सारी चीजें, तुमको ये सब दे दिया। तो जितने उसमें इंग्रेडिएंट लग रहे हैं वो सब इसेंशियल अमीनो एसिड मान लो, और तुमको बर्गर उसने नहीं दिया कि हम तुमको बर्गर नहीं दे रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, उसी से तुम बर्गर बना लोगे, बर्गर वाले सब इंग्रेडिएंट मिल गए हैं। जैसे मान लो कोई तुम्हें चावल दे दे, ठीक, लेकिन तुम्हें कह दे हम तुम्हें भात नहीं देंगे, मतलब पका हुआ चावल नहीं देंगे, हम तुमको धान दे देंगे, पैडी दे देंगे, तुमको चावल नहीं देंगे, तो तुम क्या करोगे, जो तुमको पैडी मिला है उसी को तुम पॉलिश कराओगे, थ्रेसिंग कराओगे और कायदे से चावल बना के खा लोगे। उसी हिसाब से ये है। तो ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज करके बना लेती है, और बाकी जो 6 बच रहे हैं वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करके बनाती है। इन 10 को हमें कहाँ से लेना पड़ता है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी बोलने में गड़बड़ हो जाता है। इन 10 को क्या होता है, ये जो 10 हैं इनको हमें खाने में लेना पड़ता है, ठीक, इनको हम भोजन के फॉर्म में जब लेंगे तभी हमारे शरीर में ये होगा। लेकिन बाकी जो 6 अमीनो एसिड बच रहे हैं, 16 होते हैं, 10 ये हो गए, बाकी जो 6 बच रहे हैं अमीनो एसिड, उन 6 अमीनो एसिड को हमारी बॉडी इन्हीं 10 की मदद से बना लेती है। फिर इन्हीं अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है और प्रोटीन से ही हमारी मांसपेशियां बनती हैं। फिर आगे बात करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है, फैटी एसिड वसा होते हैं जो हमारे शरीर में फैट बनता है, यह फैट फैटी एसिड से बनता है। जैसे एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है वैसे ही फैटी एसिड से वसा बनती है, यानी कि फैट बनता है। अब ये 4 होते हैं एसेंशियल जो फैटी एसिड होते हैं, ये 4 होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक है ओला, OLLA। अब देखो ओ से क्या होता है, ओलिक एसिड होता है, एल से लिनोलेनिक एसिड होता है, और एक एल से लाइनोलेनिक, लिनोलिक और लाइनोलेनिक। सुनो, लिनोलेइक, लिनोलेइक, लाइनोलेनिक, इसी तरीके से हैं दोनों। और एक है आर्चिडेनिक, आर्चिडोनिक एसिड, यानी कि ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड और आर्चिडोनिक एसिड, ठीक, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड और लाइनोलेनिक एसिड और आर्चिडोनिक एसिड। समझ गए, ये 4 जो एमिनो एसिड होते हैं, ये जो 4 फैटी एसिड होते हैं यही एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। इन्हीं से फिर दुनिया भर के जितने भी फैट होते हैं सब बन जाते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, ये भी एक प्रकार का फैट है, ये इन्हीं चारों की मदद से बनता है, ठीक। ये आगे सब चीजें हम बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से क्या बनना होता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट ईयर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड ईयर्स हैं, जैसे होता क्या है कि एग्रीकल्चर में रिसर्च करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर को किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए डेडिकेट कर देते हैं कि इस क्रॉप पे हम इस साल, जैसे 2020 में हम केवल इसी क्रॉप पर रिसर्च करेंगे, इस क्रॉप पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, तो उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल ईयर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अब इसमें देखो 2004 जो था इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस था, ये ओबीसी बैंक में पूछा गया था, 2008 में ये क्वेश्चन आया था। ये 2004 को क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वर्ष धान का। धान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा है, 2004। 2005 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स, 2006 इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। डिजर्ट और डिजर्टिफिकेशन का मतलब ऐसा होता है, जैसे मान लो कि इतनी जमीन है जो मैंने अभी सर्कल किया है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर रेत है, इसके अंदर डेजर्ट है। अब क्या होगा, जब इधर से हवा आएगी तो यहाँ वाली जो बालू है इसको सबको उड़ा ले जाएगी और ये डेजर्ट फैल के यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरीके से जब इधर से हवा बहेगी तो यहाँ वाले को बालू को यहाँ उड़ा ले जाएगी, तो डेजर्ट यहाँ तक फैल जाएगा। तो क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो डेजर्ट है ये फैलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हवा है ये हवा डेजर्ट को, बालू को उड़ा के अपने साथ लेके जाती है और
फिर धीरे धीरे ये डेजर्ट फैलने लगता है। तो क्या किया जाए, 2006 को इस ईयर के रूप में इसको मनाया गया। ऐसे किया गया कि हम किस तरीके से क्या करके डेजर्ट को फैलने से रोक सकते हैं। जैसे अगर तुम ऐसा एग्जाम्पल में लो, राजस्थान में आज तुम देखोगे कि इस घर के 2 किलोमीटर के उधर रेत है, ठीक, लेकिन क्या होगा कि 2 किलोमीटर जो उधर रेत थी वो आने वाले 5-6 साल में उस घर तक रेत पहुंच जाएगी, ठीक। इसी तरीके से वो रेगिस्तान फैलता रहता है। इसी को रोकने के लिए डेजर्टिफिकेशन किया जाता है कि हाँ किस तरीके से इसको हम रोकें। अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर, वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, वाटर को कैसे इरिगेशन के लिए यूज किया जाए, इसके लिए 2007 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर मनाया गया या इसको ऐसे डेडिकेट किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो ये डेडिकेटेड था 2008 में। 2009 में क्या हुआ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर। फाइबर बोले तो प्लास्टिक नहीं, फाइबर बोले तो फाइबरस क्रॉप्स, जूट, पटसन, सनई, ढैंचा, ठीक, जिनसे हम क्या बनाते हैं, कपास, ठीक, रेशम, रेशम तो खैर नहीं है, इन सब चीज जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं, बोरा बनाते हैं, इन सब चीजों को, रस्सी बनाते हैं, इन सब चीज को हम फाइबर बोलते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये फाइबरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2009 में इसको डेडिकेट किया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फाइबर 2009 में था। 2010 देखो, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये कब मनाया गया, 2010 को। अब इसको बात समझो कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायो से होता है बायोलॉजी यानी कि जीव, और डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, जैव विविधता। जैसे बात समझो, इंग्लैंड में जो आदमी रहता है वो बहुत गोरा चिट्टा होता है, लेकिन वही जो वेस्ट इंडीज और अफ्रीका में रहता है, वेस्ट इंडीज और अफ्रीका में जो रहता है वो कैसा होगा, काला होगा, ठीक। जो चाइना का आदमी होगा उसकी आंखें खूब छोटी छोटी होंगी, नाक उनकी चिपटी चिपटी होगी, ठीक। जो भारत में अभी साउथ में चले जाओ तो साउथ वाले लोग थोड़े सांवले होते हैं, और जबकि अभी जम्मू कश्मीर जैसे जैसे आप उत्तर बढ़ते जाओगे तो लोग गोरे होते हैं। तो ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? स्पेसीज तो एक ही होमोसेपियंस, सभी लोग एक ही स्पेसीज के होमोसेपियंस है, लेकिन ये डाइवर्सिटी की वजह से इनके अंदर थोड़ी थोड़ी विविधताएं हो गई हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर हो गया है। तो इसी को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, समझ गए। अभी हम डिटेल में जब आपको पढ़ाएंगे बायोडाइवर्सिटी अब बता देंगे, थोड़ा सा ये नॉर्मल व्यू आप ऐसे समझ लो कि हाँ बायोडाइवर्सिटी होती क्या। फिर अगला क्या है, 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए यानी कि जंगल के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2011 को डेडिकेट किया गया कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट को बचाएं। ऐसे नहीं कि हमारे पेड़ पौधे कटे जा रहे हैं, जंगल धीरे धीरे घट रहे हैं, तो इनको किस तरीके से हम रोकें, जंगल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, उसके लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया। कब, 2011 को। फिर इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री 2011 को ये भी था, ठीक। 2011 में क्या क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट था और इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री भी था। अब 2012 में क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे की सहायता करके कोई काम करना, तो ये 2012 को मनाया गया। 2012 को एक और मनाया गया, ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये डिक्लेयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो एक मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, उसने ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर 2012 को डेडिकेट किया। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है। कुछ जो फेमस डेज हैं जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे 15 मार्च को, हर साल 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया जाता है, वर्ल्ड विश्व उपभोक्ता दिवस। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान डे मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। 11 जून को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, ठीक। देखो अब समझो, 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 30 मार्च राजस्थान डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये सब हो गए।
अभी और देखते हैं, कुछ और भी डेज हैं। 16 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ICR डे बोलते हैं। 16 सितंबर को ओजोन डे, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 4 दिसंबर को विमेन इन एग्रीकल्चर डे, 23 दिसंबर को किसान डे। ये चौधरी चरण सिंह का डेट ऑफ बर्थ होता है, जिसको हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बार फट से रिवीजन करते हैं। रिवीजन कैसे करते हैं, देखो दनादन कर लेते हैं। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 30 मार्च राजस्थान डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला फिर क्या था, 16 जुलाई ICR डे, 16 सितंबर ओजोन डे, 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 4 दिसंबर विमेन इन एग्रीकल्चर डे, 23 दिसंबर यानी कि 23 दिसंबर किसान डे। इसको कब मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर ट्रेड के बारे में। फर्टिलाइजर ट्रेड, जो भारत में फर्टिलाइजर का व्यापार होता है वो किस हिसाब किताब से होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं, इंडिया इज मीटिंग 85% इट्स यूरिया रिक्वायरमेंट थ्रू इंडिजिनियस प्रोडक्शन बट डिपेंड हेवली ऑन इम्पोर्ट फॉर इट्स फास्फोरिक एंड पोटास फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट। ये RAS 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में क्या होता है कि हमारी जो यूरिया की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें जितना यूरिया चाहिए होता है एग्रीकल्चर के लिए, उसमें 85% तो हम खुद बना लेते हैं, हमको किसी दूसरे देश से मंगाना नहीं पड़ता यूरिया को। लेकिन अगर हम पोटास और फास्फोरस की बात करें तो ये हमें विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पोटास और फास्फोरस उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से हमें ये विदेशों से मंगाना पड़ता है। अब देखो, फार्मर पे ओनली 25 to 40% of the actual cost and the rest of the cost is borne by the government in the form of a subsidy। क्या होता है कि जो फास्फोरस और पोटास या सल्फर, ये जो फर्टिलाइजर आते हैं, इन फर्टिलाइजर पर किसान को केवल 25 से 40% तक ही पे करना पड़ता है। जैसे मान लो कि अगर किसी फर्टिलाइजर का वास्तविक दाम 100 रुपए है, तो किसान को देना कितना पड़ता है, केवल 25 रुपए और 40 रुपए के बीच में ही इतना ही देना पड़ेगा। बाकी जो आपका बचा, यानी कि 75 से 60 रुपए के आसपास, ये कौन देगा, भारत सरकार दे देती है। लेकिन किसानों को ये पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो दाम होता है किसानों को देने के लिए, वो पहले ही सरकार अपना जो हिस्सा रहता है वो दे चुकी रहती है। इसीलिए बोरी पर केवल किसान को देने वाला रुपया ही लिखा रहता है, जो सरकार ने दिया है वो मेंशन नहीं रहता है। ठीक, तो 25 से 40% तक केवल किसान देते हैं, बाकी सब कौन देता है, सरकार देती है। नहीं तो किसान खरीद ही नहीं पाएंगे, बहुत महंगा हो जाएगा, खाद वाद फर्टिलाइजर बहुत महंगा हो जाएगा। अब द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज एस्टिमेटेड 2000, ये काम का नहीं है, काम का इसलिए नहीं है क्योंकि ये पुराना है, 2010-11 का है। अब देखो, देयर हैज बीन मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई गई, इनिशिएट की गई फर्टिलाइजर सेक्टर में। कौन कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। क्या है पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। न्यूट्रिएंट बेस्ड जो सब्सिडी है, यानी कि जो पोषक तत्व के आधार पर जो सब्सिडी मिलती है, वो भारत में कब स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना और लर्न कर लेना अच्छे से। अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम NBS, nutrients based subsidy, government has amended subsidy per kilogram of nutrient NPK and S content in P and K fertilizer as well as per metric ton of fertilizers। बात समझो कि भारत में जो सब्सिडी देती हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, वो कैसे होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये जो फर्टिलाइजर होते हैं NPK वाले फर्टिलाइजर, इन पर तो पर किलोग्राम न्यूट्रिएंट पर भारत सरकार सब्सिडी देती है। ठीक, 1 किलोग्राम के हिसाब से भारत सरकार इस पे सब्सिडी देती है। लेकिन
जो सल्फर कंटेंट होते हैं फर्टिलाइजर पी और के यानी फास्फोरस और पोटास, जिनमें ऐसे फास्फोरस और पोटास वाले फर्टिलाइजर जिनमें सल्फर भी होता है, इन टाइप के फर्टिलाइजर्स को सरकार मेट्रिक टन के हिसाब से सब्सिडी देती है। समझ गए? तो किलोग्राम के हिसाब से किसमें देती है? एनपीके में देती है। और मेट्रिक टन के हिसाब से किसमें देती है? पी और के में, सल्फर कंटेनिंग, जिसमें सल्फर हो उस पीके में सरकार मेट्रिक टन के हिसाब से सब्सिडी देती है। अब देखो इरिगेशन ट्रेड के बारे में देख लेते हैं। फर्टिलाइजर खत्म हुआ, थोड़ा थोड़ा ही है। अब इरिगेशन ट्रेड के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इरिगेशन ट्रेड क्या होता है। द टोटल इरिगेशन पोटेंशियल इन द कंट्री हैज इंक्रीज फ्रॉम 81.1 बिलियन हेक्टेयर इन 1991-92 to 108.2 मिलियन हेक्टेयर इन मार्च 2010। 1991-92 में हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी, इरिगेशन ट्रेड यानी कि टोटल इरिगेशन पोटेंशियल हमारे पास कैसा था, यानी कि हम कितने भूमि पर अपना खुद से सिंचाई कर सकते हैं, भगवान की सिंचाई नहीं, प्रेसिपिटेशन वाली नहीं, जिसमें हम अपना व्यवस्था आर्टिफिशियल तरीके से इरिगेशन कर पाएं, जैसे पंपिंग सेट से, नहर से, नलकूप से, इन चीजों से जो सिंचाई होती है उसकी इरिगेशन पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। तो 1991-92 में क्या था कि भारत में केवल 81.1 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर हम सिंचाई कर सकते थे, लेकिन वही 2010 आते आते 81 से वो 108.2 मिलियन हेक्टेयर भूमि हो गई, यानी कि इरिगेशन पोटेंशियल हमारा बढ़ गया। समझ गए? 81 से लगभग 108 के आसपास पहुंच गया। More than 75% of annual rainfall is received during the southwest monsoon season, जून टू सितंबर। भारत में जो 75% तक वर्षा होती है, ठीक, यानी कि जो 75% बरसात होती है, ये बरसात के महीने में यानी जून से लेकर सितंबर तक हो जाती है। और इस बरसात को करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा मानसून रखता है? साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है, इसी मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है। तो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन इंडिया फ्रॉम व्हिच मानसून, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या रहेगा? साउथ वेस्ट मानसून इज द कॉजेज ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। समझ गए बात? ये कब होता है? जुलाई से सितंबर के, जून से सितंबर के बीच में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।